माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि एन आइसोलेटेड कंडक्टर हैज ए स्मॉल कैपेसिटेंस। आपके पास में कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है या जो कंडक्टर होता है वही क्या होता है, कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज स्टोर तो अल्टीमेटली कंडक्टर को ही करना होता है। ठीक है, तो जब कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है तो हम उसको कैपेसिटर का नाम दे देते हैं। तो कोई आइसोलेटेड कंडक्टर हो, सिर्फ अकेला कंडक्टर हो, तो उसकी कैपेसिटेंस स्मॉल क्यों होती है, मतलब उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम क्यों होती है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको जस्ट एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने कैपेसिटर के अबाउट स्टडी किया था। तो कैपेसिटर मैंने क्या बताया था, कैपेसिटर क्या था? इट वाज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और हमने वहां पे ये देखा था, हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और चार्ज सप्लाई वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और यहीं से हमें एक रिलेशनशिप मिलता है। हमने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया था, कांस्टेंट आया था C, और इसी C को हमने बोला था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको मेजर करने की ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक क्या थी, फैरेड थी। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाता है C इज इक्वल टू Q बाई V। होपफुली ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अब बेटा आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई आइसोलेटेड कंडक्टर हैज स्मॉल कैपेसिटेंस। आपके पास में कोई अकेला कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस स्मॉल क्यों होती है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बना देता हूँ, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। ये कोई एक प्लेट है सपोज करो, और हमने इस प्लेट के ऊपर चार्ज सप्लाई किया है। ठीक है, आपको पता है इफ Q इज इंक्रीज, ये जो कंडक्टर है आप देख रहे हो, दिस वन इज कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको नीचे से इंसुलेट किया हुआ है, मतलब जितना चार्ज मैं दे रहा हूँ उसी की सरफेस पे रह रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप इसको क्या कर सकते हो, इंसुलेटेड। ठीक है, अब मैं इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो क्या होगा, इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इस कंडक्टर को जैसे हम चार्ज सप्लाई करेंगे इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, और उससे क्या होगा बेटा, देखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो, किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, उससे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ और उससे फील्ड इंक्रीज होगा। देखो, पोटेंशियल इंक्रीज आपको पता होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r। तो Q और V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और फिर क्या है कि जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr वाले रिलेशन से आप देख सकते हो। तो यहां आपको ये पता चल गया कि फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक दूसरी सिचुएशन बनाता हूं इसी कंडक्टर की। ये वो कंडक्टर है जिसको हमने इंसुलेट तो किया ही हुआ है और आइसोलेटेड भी, अकेला है और इसके पास में कुछ नहीं है। हम इसको कॉन्टिन्यूसली चार्ज देते गए और इसको चार्ज देने से इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इस कंडक्टर के सराउंडिंग में यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है। ठीक है, फिर जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता गया वैसे वैसे फील्ड बढ़ता गया, और एक सिचुएशन आई बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर।
देखो फील्ड की एक यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr वाले रिलेशन से आती है, ठीक है। वैसे न्यूटन पर कूलम भी होता है। जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है तो हमने कुछ चेंजेस देखा। किसमें? ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर था जिसको आपने एयर में प्लेस किया हुआ था, उसमें चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि इसके सराउंडिंग में, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में एयर के पार्टिकल थे, एयर के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। और वो न्यूट्रल थे पहले, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे थे ना, ठीक है। और जिस टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है, तो उस टाइम हमने ऑब्जर्व किया इसकी सराउंडिंग में, कंडक्टर की सराउंडिंग में कुछ आवाजें प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, कुछ चटकने की आवाजें प्रोड्यूस हुई। मतलब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया। ब्रेकडाउन स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था ये इस कंडक्टर की तरफ फ्लो करने लगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आने लगा? इस कंडक्टर के पास आने लगा, क्योंकि यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज ने एयर के नेगेटिव को अपनी तरफ बुला लिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आप इसको एक एनालॉजी के थ्रू समझिए। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो इस ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको नलीफाई करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको नलीफाई करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को। मतलब क्या हुआ, ये कंडक्टर था और इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से इसके खुद का चार्ज कम होने लगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसके खुद का चार्ज कम हुआ, इसके सरफेस पे चार्ज की वैल्यू कम होती गई। अरे भाई ये तो गलत हो गया ना। हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस तो ये था कि कंडक्टर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करे, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हुई तो उससे क्या हुआ, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। मतलब चार्ज कम हुआ तो इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो गई, इसका फील्ड कम हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहां पे हमें फेस करनी पड़ी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आने से, ये कब आती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती है। तो आप एक बार आप यहां पे लिख लेना, जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, देन breakdown of air molecule takes place। एयर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया एंड चार्ज स्टार्ट लीक अवे, और चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है बेटा। लीक होने का मतलब क्या है, इस चीज को बड़ा अच्छे से समझना बेटा। देखो यहां पे कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां एयर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज, मैं किसी एक पर्टिकुलर केस की बात करूं, ये सपोज करो नेगेटिव चार्ज यहां इस कंडक्टर पे इस पॉजिटिव चार्ज के पास आता है, तो ये दोनों देखो बेटा नलीफाई कर गए, न्यूट्रल हो गए। यूं समझिएगा इस नेगेटिव चार्ज ने यहां के एक चार्ज को खत्म कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी एयर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां जाएगा? यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहां तो लार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, और पॉजिटिव चार्ज कहां चलेगा? पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हो जाएगा यहां पे। अब ये कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, यहां से एक पॉजिटिव गायब हुआ और ये ही पॉजिटिव जैसे आपको लग रहा है कि यहां चल रहा है, आप इस एक रिलेटिव सिचुएशन को समझ सकते हो, ठीक है। मतलब एयर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होने से एयर मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव चार्ज था उसने कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर एयर का जो पॉजिटिव है वो रिपेल होके इधर चला गया। तो एक तरीके से मतलब इसका पॉजिटिव तो खत्म हुआ ही हुआ है, और वो खत्म होके कहाँ चल पड़ा? इस डायरेक्शन में है, तो वो रियलिटी में एयर मॉलिक्यूल का, लेकिन हम कह सकते हैं ना
कि एक मतलब कॉन्टिन्यूसली एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पे लगातार हम चार्ज सप्लाई करते गए और एक ऐसी सिचुएशन आई उसके बाद में जितना हम सप्लाई करें, मान लो एक हम पॉजिटिव दे दें तो वो आगे क्या है, एक ही बाहर की तरफ चला जाएगा। You're getting my point? तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जाएगा तो किसका, एयर पार्टिकल का, एयर मॉलिक्यूल का जाएगा, ठीक है, लेकिन एक रिलेटिव सिचुएशन बन जाएगी, आपको लगेगा कि जैसे जितना चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो उतना ही क्या लीक हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमें क्या लगा, हमें लगा कि भाई ये तो एक जो आपने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया था, इस पे तो चार्ज स्टोर करने की एक लिमिट आ चुकी है, ठीक है ना, ये तो एक लिमिटेड कैपेसिटेंस का कंडक्टर बना है, मतलब यहाँ हमने जो कैपेसिटर बनाया है उसकी कैपेसिटेंस की एक लिमिट हो चुकी है, मतलब जब फील्ड इतना हो उसके बाद में तो ये जवाब दे देगा, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिक डे टू डे लाइफ में हमें कई सारे ऐसे कैपेसिटर भी बनाने पड़ते हैं जिनकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जब आप हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो वहाँ उन मशीन्स के पार्ट को मूव करवाना हो तो हमें लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होती है, इतना करंट हम कैपेसिटर के थ्रू उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम कैपेसिटर से हम मान लो कि एक करंट एक जग में फ्लो करवाएंगे तो हमें क्या बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा इन कैपेसिटर्स पे, तभी तो क्या हम उस चार्ज को फॉर ए मोमेंट फ्लो करवा पाएंगे और हमारा जो काम है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जो आइसोलेटेड, इसीलिए हम क्या कहते हैं, मतलब कि आइसोलेटेड जो कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस क्या रहती है, स्मॉल होती है। फिर इसी प्रॉब्लम को हमने सोल्व आउट करने के लिए क्या बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता है, ठीक है। आप इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें जो कैपेसिटर बनाना है वो बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, ज़्यादा, और इसी कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कि कंडक्टर की हम कैपेसिटेंस बढ़ा दें, उसके लिए हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर की बजाय हमने दो कैपेसिटर लिए, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, कि कैपेसिटर कैसे बनाए जाएंगे, मतलब अब वाला है कैपेसिटर वो हमारे काम का है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने यहाँ पे एक आइसोलेटेड कैपेसिटर लिया, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, पहले एक कैपेसिटर हमने लिया है, ठीक है, हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है, बार बार हम दिखाएंगे नहीं, इसके नीचे स्टैंड लगा रखा है, ये एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर है, और हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, इस कंडक्टर, और आपको पता है चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे आएगा, तो कंडक्टर के सरफेस पे ऐसे आ गया चार्ज, ठीक है, आप कंडक्टर के सरफेस पे ऐसे चार्ज को दिखा दोगे, ठीक है बेटा। अब ये आप यूं मान लो कि ये प्लेट दिखा रखी है आपको, तो प्लेट के यहाँ पे चार्ज है फ्रंट में और बैक में, ठीक है, लेफ्ट या राइट में जो आपको ठीक लगे वो बोल दो कि इस प्लेट के इस वाले लेफ्ट वाले एंड पे चार्ज है, राइट वाले एंड पे है, ठीक है, और ये थोड़ी थिक सी दिखा दी हमने। हमारे पास ये एक कंडक्टर है, आपको पता है इसको हम चार्ज देते जाएंगे, चार्ज हम इसको सप्लाई देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इसकी एक लिमिट है, जब चार्ज इंक्रीज करने से आपको पता है पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ने से फील्ड बढ़ेगा, जो फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, तो इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल होंगे उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब हम ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास में आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, जिसके सरफेस पे आपने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रखा था, आप इसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर ले आओगे, एक और कंडक्टर लेके आओगे, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये कैसा है, अनचार्ज कंडक्टर, ये ग्रीन कलर में आपको दिख तो रहा होगा ठीक से। चलो अब क्या होगा बेटा
कि ये अनचार्ज कंडक्टर है तो उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लार्ज अमाउंट में, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नेचुरली कहाँ चले आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। मतलब जैसे ही एक आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है उसके पास में अनचार्ज कंडक्टर लेके आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने से जो चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, उसके पास में जो अनचार्ज कंडक्टर है उसके लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये जहां से नेगेटिव चार्ज चल के आएगा वहां पे बन जाए, वहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहां से हमें कुछ बेनिफिट मिला है। क्या मिला है बेनिफिट, कैसे मिला है बेनिफिट, एक बात बताओ बेटा, आप देखना। अब मान लो कि ये जो चार्ज कंडक्टर था इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, ठीक है, और इसका पोटेंशियल हो गया बेटा 10 वोल्ट। वैसे समझाने के लिए एनालॉजी समझा रहा हूं, ठीक है। और 10 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे है, और जैसे ही मैं इसके पास में अनचार्ज कंडक्टर लेके आया तो अनचार्ज कंडक्टर पे इसने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है इस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा या डिक्रीज करने का काम करेगा। देखो एक बात बताओ, यहां इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, मैं कहता हूं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और उसमें चार्ज का साइन मायने रखता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है तो मैं यूं कह दूंगा यहाँ पे नेगेटिव 5 वोल्ट का पोटेंशियल बना है, और यहाँ पे कितना बना है, यहाँ पे बना है प्लस 5 वोल्ट का पोटेंशियल। तो ये जो -5 वोल्ट वाला पोटेंशियल है वो इस 10 वोल्ट के पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा या डिक्रीज करने का काम करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, यहाँ 5 है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होंगे तो कितना बच जाएगा, +5 वोल्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जो 5 वोल्ट है, यहाँ पे जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं करेगा क्या, करेगा बिल्कुल। ये 5 वोल्ट इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, बट ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, इस वाली प्लेट के पास में ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी प्लेट है, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा इंपैक्टिव हो जाएगा। मतलब लमसम हम कहें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, कम डिक्रीज होगा। क्यों, देखो अब मान लो कि इस 5 वोल्ट ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम किया है, तो ये 5 वाला इसके इंक्रीज 5 वोल्ट का पोटेंशियल, ये जो 5 यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, -5 वोल्ट वाला। क्यों, क्योंकि वो इस प्लेट के नजदीक है, ठीक है। तो जब हम ऐसा नेट इफेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा चार्ज प्लेट के पास में अनचार्ज कंडक्टर रखने से थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। बट अब एक बात बताओ, आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V, और इफ Q डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब इस कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे ये थोड़ा ही पोटेंशियल डिक्रीज कर पाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी ही कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बट फिर क्या होता है, हमारे माइंड में एक और चीज आती है, ठीक है। वो एक और चीज क्या आती है, हम सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें, इस पॉजिटिव चार्ज को हम डेमोलिश कर दें, तो उस केस में फिर यहाँ का पोटेंशियल तो काफी अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव था तो ये ज्यादा पोटेंशियल करने की कोशिश कर रहा था, पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे माइंड में आया ओके, अब हम यहाँ पे ये जो कंडक्टर है यहाँ बना लेते हैं, ये वो कंडक्टर जो हमने पहले लिया था और इस पे हम कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम चार्ज सप्लाई करते जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर हमने
सेकंड सिचुएशन में इसमें क्या देखा था, इसके पास में हम एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आए थे, ठीक है, और अनचार्ज कंडक्टर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और दूसरे वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हम किसी न किसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को मतलब खत्म करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूं, इस वाले एंड को मैं अर्थिंग कर दूं, इस वाले एंड की अर्थिंग कर दूं। मतलब क्या है, यहाँ पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो जैसे अर्थिंग करूंगा तो आपको पता है अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसमें ए लार्ज अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो अर्थ के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, यहाँ पे जीरो चार्ज कर देंगे, ठीक है। और ये फ्लो तब तक रहेगा तब तक जब तक यहाँ पे जीरो चार्ज ना हो जाए। उसके बाद में तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा, जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो चार्ज प्लेट है इसके जो राइट एंड पे आप देख रहे हो, राइट एंड पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पोटेंशियल बढ़ाने का काम कर रहा था और पोटेंशियल बढ़ाने वाला मतलब जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। मतलब अब दो कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर के एक जो कंडक्टर था उसके पास में आइसोलेटेड कंडक्टर था, उसके पास में हम एक और अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं। अनचार्ज कंडक्टर लाने से अब ये अनचार्ज कंडक्टर सिर्फ पोटेंशियल को घटाने का काम करेगा और लार्ज अमाउंट में पोटेंशियल घटा देगा। क्यों? क्योंकि पहले ही घटा तो रहा था लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से अल्टीमेटली बढ़ा भी रहा था यहाँ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो नेट इफेक्ट अच्छा खासा नहीं जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके क्लोज था। बट अब क्या होगा, अब सिर्फ ये अनचार्ज कैपेसिटर पे नेगेटिव इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव को अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है अब पोटेंशियल को मतलब लार्ज अमाउंट में डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ये सिचुएशन फर्स्ट थी, ये सिचुएशन सेकंड है और ये सिचुएशन थर्ड है। थर्ड सिचुएशन में आप क्या देखोगे, फॉर्मूला आपका क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये क्या कह रहा है कि इफ V पोटेंशियल डिक्रीज करता है वेरी वेरी लार्ज अमाउंट में तो आपको पता है कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी वेरी देन कैपेसिटेंस इंक्रीज इन वेरी लार्ज अमाउंट। और कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अब ये वाला जो कैपेसिटर है लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर पाएगा, ठीक है। ये सारा आप नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो यहां से बेटा हमारे पास कैपेसिटर की एक और डेफिनेशन आ जाती है। कैपेसिटर को मैं डिफाइन करूं तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, it is arrangement of two conductors separated by insulating material, insulating material। बेटा यहाँ पे आप देखो, मैंने क्या देखा, मेरे पास यहाँ कैपेसिटर, हमारे पास हमने दो कंडक्टर लिए थे, ठीक है। और दोनों कंडक्टर पे क्या है, एक कंडक्टर को तो हमने चार्ज सप्लाई किया, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, फील्ड इंक्रीज हुआ, ऐसा हुआ था ना। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हमने दूसरा कंडक्टर इसके पास एक और हम कंडक्टर रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हमने जो नाम दिया वो क्या चीज है, कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को कैसे दिखाएंगे। कैपेसिटर को दिखाने का एक सिंपल सा मेथड है, हम क्या है, ये दो लाइन लगा देंगे, ठीक है। और एक पे चार्ज कितना है प्लस Q और दूसरे पे चार्ज कितना है माइनस Q, ठीक है बेटा। आप इसको प्लस मोल Q लिखो, माइनस मोल Q लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप दिखाओगे, देखो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अब क्या है कि हमारे पास कैपेसिटर पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे, दूसरे पे क्या दिखाओगे, नेगेटिव, और दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ सेपरेशन। और ये जो डिस्टेंस होती है ये स्मॉल डिस्टेंस होती है कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में।
जब हम प्रैक्टिकली कैपेसिटर बनाते हैं, और बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिखाया तो एयर है, या फिर हम डाइलेक्ट्रिक भी फिल करेंगे और देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन है, और इसके साथ में ये दो वायर निकालेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? कैपेसिटर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कैपेसिटर, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने बना दिया कैपेसिटर, ठीक है। और कभी जब हम कई बार ऐसे करते हैं, ये जो कैपेसिटर बना के और इसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा देते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट वेरिएबल कैपेसिटर। ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वेरी करती रहती है। दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक। तो जल्दी इनको नोट करें। देखो अब हमारे पास अभी हमने जो डिस्कस किया, ये चीज़ आप लिख सकते हो आगे नोट में, सॉरी कैपेसिटेंस के केस में, कैपेसिटेंस कंटिन्यू। देखो क्या है, अभी हमने देखा था हमारे पास ये कंडक्टर थे, ठीक है, और कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी आया था। ये कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन है। इस कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, क्योंकि एक जगह हाई पोटेंशियल है, दूसरी प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो चार्ज कैपेसिटर पे प्रेजेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के डिफरेंस के। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो Q इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो CV, C का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई V, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप V देख रहे हो बेटा, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ये प्लेट के बीच का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अब देखो जैसे हमने V से दिखाया, तो V क्या चीज़ है? डिफरेंस है। V प्लस और माइनस V, मतलब क्या है? V यहाँ पे पोटेंशियल V प्लस है, यहाँ पे V माइनस है, दोनों का डिफरेंस। आप इसको V1 बोलो, इसको V2 बोलो, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। मतलब यहाँ पे ये क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। हम कैपेसिटेंस ये देखें किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी? तो फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल फैक्टर। कैपेसिटेंस बेसिकली ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्रिकल फैक्टर कौन सा? कि जो आपने कैपेसिटर की जो प्लेट ली है, कैपेसिटर की प्लेट का शेप कैसा है, साइज कैसा है, एंड रिलेटिव पोजीशन, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, रिलेटिव पोजीशन किस तरीके से आपने रखी हुई है, सॉरी, ठीक है, उनकी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। और फिर किस पे डिपेंड करेगी? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब जो कैपेसिटर की जो प्लेट है उनके बीच में हमने मीडियम क्या लिया है। लाइक यहाँ पे मैं एयर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एयर है, और मान लो कि एयर की जगह पे आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, माइका, ग्लास, ठीक है, तो कई टाइप के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक आते हैं, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कैसे, किस तरीके से डिपेंड करेगी, तो वो नेक्स्ट डेरिवेशन हम करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, तो उसमें हम ये सारी चीजें प्रूव कर दूंगा। अभी आप ये बातों एक बार मान लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन में देखेंगे कि शेप, साइज और इन चीजों पे कैसे डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस, ठीक है। सो आप जल्दी नोट कर ली अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ये कैपेसिटर सबसे ज़्यादा यूज में होता है, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है ओवर द ग्लोब। इसी कैपेसिटर को यूज करते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। जितने भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आप कैपेसिटर
अटैच करते हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे होगा हम इसको समझ सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट आपको समझनी है। सपोज करो मेरा हाथ है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा हाथ है, ये दूसरा कंडक्टर, दोनों को ऐसे मैं पैरेलली रख लेता हूँ, ठीक है। दोनों जैसे है, इनको मैं ऐसे पैरेलली प्लेस करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर क्यों, क्योंकि दोनों कंडक्टर है, ये चार्ज स्टोर करने में कैपेबल हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये कितना चार्ज स्टोर करेंगे, इनकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो कैपेसिटर होता है ये हमने कैपेसिटर बना दिया है, ठीक है। ये कैपेसिटर की प्लेट 1 और ये प्लेट 2, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, ठीक है। और हर प्लेट का एक एरिया होता है। ये जो कैपेसिटर की प्लेट है, बाय डिफॉल्ट हमने मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट है दोनों का एरिया कितना है, सेम होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है। जैसे ये मेरा हाथ, मान लो ये प्लेट रेक्टेंगुलर शेप की होती, एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शेप की होती, तो इसका एरिया होता सर्टेन। ये दूसरी प्लेट है, इसका भी एरिया होता। तो पैरेलल प्लेट जब हम कैपेसिटर बनाएंगे तो दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। तो दोनों का एरिया कितना है, ए एंड बी। फिर आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट पे कुछ चार्ज भी आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा चार्ज दिखाया था, पॉजिटिव, इस प्लेट पे पॉजिटिव और इस पे कैसा आया था, नेगेटिव, ठीक है। अर्थिंग वर्थिंग वो वाला नहीं दिखाना, जस्ट आपको कैपेसिटर की प्लेट दिखानी है और उस पे चार्ज दिखाना है। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये वाली प्लेट है, क्यू चार्ज ए एरिया पे है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, ठीक है। वैसे आप एक काम करो, एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, एस से। पहले भी हमने गोज लॉ में स्टडी किया था, तो आप एस से रिप्रेजेंट कर देते हो। ये सरफेस एरिया है जिस पे चार्ज सेपरेट है, ठीक है, या प्लेट का एरिया है जिस पे चार्ज सेपरेट है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा बनेगी, और यहाँ पे बनेगी सिग्मा, यहाँ पे प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये चीज आपने दिखा दी है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, वो कितना होगा, V, ठीक है। और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस भी रहेगा। मैं दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो D इज द डिस्टेंस। तो आप ये सारी पैरामीटर लिख लोगे, लाइक A इज द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड Q इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ये क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और V is the potential difference between both plate of capacitor and D is the distance between both plate of capacitor। ये जो कैपेसिटर की प्लेट होती है, इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस दिखा रखा है। एक्चुअली क्या है कि इन प्लेट को मैं काफ़ी क्लोज दिखा दूंगा ना, तो उस केस में डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें डायग्राम अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो यूजुअली जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये क्या रहेगा, V से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो V को मैं क्या लिख पाऊंगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक फील्ड सेट हो जाएगा ना, क्या सेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस को हमें लिखना है फील्ड की टर्म में और डिस्टेंस की टर्म में, तो हमारे पास कोई रिलेशन है। देखो
फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। अब हम वहां पे लिखते थे ना E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ठीक है, माइनस साइन को छोड़ दो, ये क्या बताता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास फील्ड कितना है E, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dr, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है d, तो मैं यहाँ से V को क्या लिख सकता हूँ E इंटू वी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट को लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड कितना रहेगा, क्या मेरे को बता सकते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना बनता है? अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेटा। अब मेरे पास एक बहुत मतलब मान लो कि एक प्लेट है, काफी लॉन्ग है और उस पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडक्टर की लेंथ काफी ज्यादा है और बिल्कुल इसके किसी नियर बाई पॉइंट पे, यहाँ कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मेरे से कोई फील्ड पूछता तो फील्ड की वैल्यू कितनी होती, ये डिस्टेंस काफी कम है पॉइंट P की इस कंडक्टर से और कंडक्टर की लेंथ काफी ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट करते, वो फाइंड आउट करते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वाली कंडीशन लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड हो जाता सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। और सिमिलरली मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे जो प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इवन बोल देता हूँ, ठीक है, और ये वाली जो प्लेट है इसके कारण मैं पॉइंट P पे आपसे पूछूं तो फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कितनी बताओगे? देखो कैपेसिटर के केस में दोनों प्लेट क्या होती है, बिल्कुल पास होती है, तो अब मैं ज्यादा पास बनाऊंगा तो कंजस्टेड हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। मैं इस वाली प्लेट के कारण पॉइंट P पे आपसे फील्ड की वैल्यू पूछूं तो ये वाली डिस्टेंस इसके लेंथ के कंपैरिजन में काफी कम है, ठीक है, क्योंकि प्लेट पास हो जाएगी तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस वाली प्लेट के कारण मैं फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये भी आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब पॉइंट P पे मतलब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पॉइंट P पे नेट फील्ड कितना है E, यहाँ पे नेट फील्ड कितना E, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली अब देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इनको सम करोगे तो प्लेट के बीच में फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखे, देखो टेस्ट चार्ज इस वाली प्लेट के कारण उधर मूव करेगा, इस वाली प्लेट के कारण उधर मूव करेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन तो ये बनेगी लेफ्ट टू राइट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस काफी कम होता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लें, नोट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा बिकॉज बोथ आर वेरी क्लोज, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछूं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है,
तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं इसको सिग्मा E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें तो फाइंड आउट करनी थी कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ। और ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट। E की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, और V इज इक्वल टू E की वैल्यू, E को मैं लिख सकता हूं Q अपॉन में S एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आप लिखोगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैसे फाइंड आउट करोगे, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन में S एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आप यहाँ क्या करोगे, Q से Q को कैंसिल आउट कर दोगे, ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा S एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। हमने इस प्लेट का एरिया कितना S लिया था। ठीक है, कई बुक में आपको, आप इसको S से दिखाओ या A से दिखाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो जब आप A से दिखाओगे तो ये जो फॉर्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, S को A से रिप्लेस करोगे, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप C इज इक्वल टू S एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D लिखना चाहते हो या C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। इस रिलेशन से बेटा हम एक बात, मतलब क्या क्या जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो चीज बता सकते हो। ठीक है, नोट वी नो। अब यहाँ पे आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख रहे हो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, मतलब कैपेसिटर जो प्लेट है, कंडक्टर की जो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, उनका एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, उस अरेंजमेंट का या उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होता जाएगा, कैपेसिटेंस उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। मतलब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हुए यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग इन योर माइंड, दैट यू हैव टू प्लेस बोथ कैपेसिटर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हमें कैपेसिटर की प्लेट को बिल्कुल मतलब कंडक्टर की प्लेट को बिल्कुल पास पास रखना है, क्योंकि जब वो डी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये अरेंजमेंट उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मीडियम मैंने एयर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया है, एयर। कह रहे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी इस अरेंजमेंट की। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट को नोट करें, फिर आगे बढ़ें। अपने पास न्यूमेरिकल है, ए कैपेसिटर ऑफ अ नॉन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V volts, the charge stored in it is 360 microcoulomb. If when the potential of capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored become 120 microcoulomb. आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल फाइंड करो, कैपेसिटेंस फाइंड करो, और थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इफ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट, तो चार्ज स्टोर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो। होपफुली आपने कर लिया होगा। अब देखो,
क्या कह रहे हैं कि आपके पास में एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, आपके पास में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस अननोन है, तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर अज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, और पोटेंशियल इसको कनेक्ट किया गया है जिस बैटरी के अक्रॉस, जिस बैटरी के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया है, उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वो V वोल्ट की है। बैटरी कितनी है, V वोल्ट की, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये देखो बैटरी या का ये पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट किस पे आ जाएगी, पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो ये आ गया नेगेटिव पे, ठीक है। अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V वोल्ट का है, ठीक है। द चार्ज स्टोर इन इट इज 360 माइक्रोकूलम, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसी कंडीशन में, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो चार्ज स्टोर है, देखो कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे आपको पता है चार्ज आ जाना होता है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो फर्स्ट केस में जो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज 360 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन है, when the potential of capacitor is reduced by 120 volt, मतलब अब क्या करना है, ये जो बैटरी है पहले V वोल्ट की थी, अब हमने इसमें से 120 वोल्ट का पोटेंशियल और डिक्रीज कर दिया। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है बेटा, ये जो आप कैपेसिटर देख रहे थे, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। अब बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V नहीं है, बैटरी का पोटेंशियल आपने रिड्यूस कर दिया 120 वोल्ट, तो पहले V वोल्ट था, अब कितना हो गया, V माइनस 120 वोल्ट। और ऐसा होने से जितना अब ये जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, V माइनस 120 वोल्ट, और यहाँ पे कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पहले से तो कमी आएगा ना क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है। तो पहले चार्ज कितना था, सपोज करो Q था, तो अब चार्ज कितना आ जाएगा, Q डैश, यहाँ पे प्लस Q डैश, यहाँ पे माइनस Q डैश, ऐसे चार्ज आ जाएगा ना, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा करने से ये जो चार्ज की वैल्यू है, यहाँ पे Q डैश चार्ज की वैल्यू है, ये हो जाती है 120 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज 360 माइक्रोकूलम था फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में कितना 120 माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछा है ये जो V और C की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, ठीक है। अब कैपेसिटेंस तो उतनी ही रहेगी ना, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं करेगी, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे। मैंने आपको बताया था एरिया पे, एरिया ऑफ प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके बीच में जो मीडियम कैसा है, ओके। तो कैपेसिटेंस तो अभी इसकी सेम रहेगी। तो फर्स्ट केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी नो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट केस में Q कितना है, Q CV, ये आपने कंडीशन लिख ली है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, Q डैश इज इक्वल टू CV, और V कितना है, V माइनस 120, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल देता हूं, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, ठीक है, क्या करूं, डिवाइड करूं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूं, तो देखो क्या बनेगा, Q अपॉन में Q डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, CV अपॉन में C इंटू V माइनस 120, ठीक है। आप C से C को कैंसिल आउट कर लो, ठीक है बेटा। Q की बात करें तो फर्स्ट केस में चार्ज कितना था, 360 माइक्रोकूलम। फर्स्ट केस में 360 माइक्रोकूलम था, सेकंड में कितना था, 120 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू V। पहले पोटेंशियल की वैल्यू V थी और बाद में कितनी थी, V माइनस 120। कोई बात नहीं, इसको सोल्व करेंगे तो 120 से 360 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
3v माइनस 360 इज इक्वल टू v। v इधर ले आओ, 3v माइनस v इज इक्वल टू 360, ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 360, और v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो v आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा वोल्ट में। तो फर्स्ट केस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 180 वोल्ट। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो और सेकंड से, जहां से आपको ठीक लगता है आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको सेकंड अच्छी लग रही थी, सेकंड से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट केस में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV। आपको वैल्यू निकालनी है C की, तो C का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई V। तो Q की वैल्यू कितनी है फर्स्ट के केस में, 360, कितनी है 360 माइक्रो कूलम अपॉन में V। V की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया अपन ने, 180, ठीक है। तो अब 180 वोल्ट, अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, 180 को 360 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, ये आपका बन जाएगा कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रो कूलम पर वोल्ट। और आपको पता है 2 माइक्रो कूलम पर वोल्ट क्या होता है, फैरेड। तो आपकी कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रो फैरेड। यहाँ से आपको होपफुली विजिबिलिटी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, पोटेंशियल अपना कितना आया 180 वोल्ट और कैपेसिटेंस कितनी बनेगी 2 माइक्रो फैरेड। नोट करो इसको जल्दी। सेकंड पार्ट की बात करें, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, ठीक है। देखो हमने तीन कंडीशन देख ली थी। पहली कंडीशन में कैपेसिटेंस कितनी थी, C, पोटेंशियल V था। उसके बाद में हमने देखा कि कैपेसिटेंस तो C थी ही और हमने पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया था 120 वोल्ट का। अब क्या कह रहा है, कह रहे कि अब हमें ये देखो, इस वाली कंडीशन में जब C वो कैपेसिटेंस C वोल्टेज V था तो चार्ज कितना था, Q था। जब वोल्टेज हमने डिक्रीज किया तो चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई थी, चार्ज की वैल्यू Q डैश हो गई थी, डिक्रीज कर गई थी, ठीक है। यहाँ 360 आया था, आई थिंक यहाँ पे 120 था। अब क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं कि हम ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस तो फिक्स रहती है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं करती, ये तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब क्या कह रहे हैं कि हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें। अब पोटेंशियल को 120 इंक्रीज कर दें। देखो प्रीवियस केस में डिक्रीज किया था, अब हमने 120 हम इसको इंक्रीज कर दें तो बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा, कितना आएगा। पहले Q था फिर Q डैश, अब कितना आएगा, Q डबल डैश दिखा दो। तो गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, तो Q डबल डैश क्या हो जाएगा V डबल डैश, सॉरी Q डबल डैश क्या हो जाएगा C इंटू V, और V कौन सी, जो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में V कितना है, V प्लस में 120, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, Q डैश की वैल्यू निकालो, C कैपेसिटेंस की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी हमारी 2 माइक्रोफैरेड, तो इसको पुट कर दो 2 माइक्रोफैरेड। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V प्लस 120 आएगा, तो V हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था 180 प्लस में 120, ये V में वोल्टेज, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू बेटा यहाँ से लिख दोगे 2 इंटू ये कितना बन जाएगा 300 माइक्रोफैरेड Fv। अब यहाँ से ये हो जाएगा 600 माइक्रो फैरेड इंटू वोल्ट को कूलम लिख सकते हैं। तो इस केस में चार्ज कितना आ जाएगा, Q डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये तो मैंने वैसे रेफरेंस के लिए बताया था, सिचुएशन को समझाने के लिए। आपका सेकंड पोर्शन तो बस इतना सही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आया हुआ है, इसी टाइप की क्वेश्चन आपके आते हैं सीबीएसई में, ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, और आपकी रेफरेंस बुक से इस टाइप की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके बाद में एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास दो कैपेसिटर है जिनकी प्लेट्स का एरिया अलग अलग है, एक का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दे हैव सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है सेम पोटेंशियल है। आपसे पूछा जाता है
एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, जो पहला कैपेसिटर उसकी प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 mm। ये डिस्टेंस कितना है? 0.5 mm। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, जो दूसरा कैपेसिटर उसकी प्लेट के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितनी रहेगी। तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, आपके पास में पहला कैपेसिटर तो ये है, पहला कैपेसिटर आप यहाँ दिखा सकते हो इन दिस वे, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट कैपेसिटर है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट कैपेसिटर आप देख रहे हो, इनकी प्लेट का एरिया कितना है? समथिंग A1, कितना कह सकते हो? A1, दैट इज फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है प्लेट्स के बीच में? D1। और ये D1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 0.5 mm। ये फर्स्ट कैपेसिटर की बात हो रही है। और इस कैपेसिटर पे फिर हम दूसरा कैपेसिटर बना देते हैं। यहाँ मैंने दूसरा कैपेसिटर बना देना है, ठीक है। इस कैपेसिटर की प्लेट, इस कैपेसिटर के बीच, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है? D2। और प्लेट्स का एरिया कितना है? A2, ठीक है ना। प्लेट का आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, साइड व्यू देख रहे हो, सॉरी साइड व्यू देख रहे हो। इस प्लेट का एरिया कितना है? फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया 100 है, सेकंड वाली का कितना है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और आपसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पे ये जो दोनों कैपेसिटर है, दिस इज कैपेसिटर फर्स्ट, दिस इज कैपेसिटर सेकंड, दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है। यहाँ पे चार्ज कितना? Q, यहाँ पे भी Q, दोनों प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे भी, ठीक है ना। मतलब दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है, ठीक है। प्लस Q माइनस Q दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे Q लिख दो, इस पे भी Q लिख दो। और पोटेंशियल भी सेम है, दोनों को सेम पोटेंशियल पे रखा हुआ है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V, और यहाँ पे भी कितना? V। तो आपसे पूछा है इस D2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखोगे सिंस बोथ कैपेसिटर एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, दोनों को कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल पे रखा है, एंड हैविंग सेम चार्ज, एंड हैविंग सेम चार्ज, चार्ज कैसा है? सेम। सो both will have सेम कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटेंस क्या होगी? सेम होगी। देखो C इज इक्वल टू क्या होती है? Q बाई V होती है। C इज इक्वल टू क्या होती है? Q बाई V। दोनों के केस में चार्ज सेम है, V सेम है, तो C भी क्या होगी? सेम होगी। तो मैं कहता हूं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 होती तो इसकी कितनी होती? C2, ठीक है। तो इस केस में लिखो we can say, हम क्या कह सकते हैं? दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? सेम। दोनों की कैपेसिटेंस क्या होगी? सेम। C1 और C2 दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल रहेगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी तक आपने देखा था ना, कितना था? E एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ पे भी लिख दोगे E एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या S एप्सिलॉन नॉट बाई डी, S एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। देखो फर्स्ट प्लेट का एरिया कितना है? A1, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है? D1। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर का एरिया कितना है? A2 प्लेट का, और उन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? D2, ठीक है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दो। A1 फर्स्ट प्लेट का एरिया कितना है? दैट वाज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.5 mm, 0.5 mm, ठीक है। इज इक्वल टू A2 सेकंड प्लेट का एरिया कितना था बेटा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और D2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट करो, ठीक है। 100 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 5। तो D2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, D2 कितना आएगा? 5 इंटू 0.5 mm, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2.5 mm, ठीक है। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 mm। कितनी आएगी? 2.5 mm।
ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।